किला, महल कह दो। वेयर ड्यूक फ्रेडरिक इज सीन इन अ फ्यूरियस मूड, वहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक फ्यूरियस मूड में होता है। कौन से मूड में? फ्यूरियस में, यानी गुस्से में। ही इज़ berating Oliver for his inability to find Orlando, and is given a word that if he does not get Orlando to him within 12 months, then he should not come back to his kingdom and his land and property stands confiscated. तो वो ओलिवर को बीरेट कर रहा है। बीरेट करने का मतलब उसको डांट रहा है, धमका रहा है उसको। ओलिवर को क्यों धमका रहा है? क्या कारण हो सकता है? हाँ, उसको ये कह रहा है भी तेरे भाई के साथ मेरी बेटियां भाग गई हैं, उसको ये डाउट था ये। तो उसने उसको कहा भी तुम ओरलैंडो को ढूंढ के लाओ, और वो उसको इस बात के लिए डांट रहा है कि शायद वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो बिरेट कर रहा है ओलिवर को फॉर इज इनएबिलिटी टू फाइंड ओरलैंडो, ओरलैंडो को वो ढूंढ नहीं पा रहा है उसके लिए। एंड इज़ गिवन ए वर्ड, और उसको एक धमकी भी दी जाती है। वर्ड देने का मतलब ये है दैट इफ ही डज नॉट गेट ओरलैंडो टू हिम, कि अगर वो ओरलैंडो को उसके पास नहीं लाया विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर, देन ही शुड नॉट कम बैक टू हिज किंगडम, तो मेरे राज्य में आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वापस नहीं आना। एंड इज लैंड एंड प्रॉपर्टी स्टैंड्स कन्फिस्केटेड, और उसकी लैंड और प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द ड्यूक गिव्स ओलिवर एडवाइस टू सीक हिम विद ए कैंडल, तो ड्यूक ओलिवर को एडवाइस देता है कि मोमबत्ती लेकर के ढूंढो भले उसको। हाँ, मुहावरा है, यानी बहुत ही जी जान से ढूंढो। ओलिवर्स रिप्लाई दैट ही हैड नेवर लव्ड हिज ब्रदर इन हिज लाइफ मेक्स द ड्यूक डाउट हिम। अब ओलिवर कहता है कि वो अपने भाई को कभी भी प्यार नहीं करता, यानी उसको कभी भी पसंद नहीं करता था, लेकिन ड्यूक उस पर डाउट करता है इस बात पे। एंड स्कोल्ड हिम ऑल द मोर, फिर उसको और ज़्यादा डांटता है। ओलिवर तो अपनी जगह सही था ना, कि वो तो उसको प्यार करता ही नहीं, उसके हिसाब से तो कहीं मर्जी जाए वो। कमेंट्स देख लेते हैं। द सीन स्टैंड्स विटनेस टू द रैपिड मूवमेंट, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्ले। तो ये जो सीन है ये रैपिड मूवमेंट दिखाता है प्ले की, यानी प्ले बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये इस प्ले की एक खासियत भी है कि बहुत तेज़ी से चलता है। दिस ब्रीफ सीन मेक्स ए ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट इन टोन एंड मूड फ्रॉम द प्रीवियस सीन्स एंड द सीन्स दैट आर टू अपीयर। तो ये जो सीन है ये बहुत ही ब्रीफ है, छोटा सा था, लेकिन ये एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत करता है टोन में और मूड में, फ्रॉम प्रीवियस सीन्स, पिछले जो सीन है उनके मुकाबले ये जो सीन है ये थोड़ा सा अलग है उनसे काफ़ी, क्योंकि पहले वाले सीन जो थे वो जंगल के थे, उसमें जंगल के आनंद और वो दिखाए गए थे और अच्छा नेचर दिखाया गया था सभी का। लेकिन यहाँ पे ड्यूक का गुस्से वाला नेचर दिखाया जाता है, इसलिए ये सीन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में है। एंड द सीन्स दैट आर टू अपीयर, और आने वाले सीन हैं उनसे भी ये थोड़ा अलग है। ओलिवर अपीयर्स फोनिंग, कोवर्डली एंड वीक। यहाँ पे ओलिवर इस सीन में हमें कायर लगता है, कमज़ोर लगता है और चापलूस दे सकता है, क्योंकि वो इसकी चापलूसी करता है फ्रेडरिक की। टू ओबे द ड्यूक ही इज़ विलिंग टू सरेंडर हिज ब्रदर, और ड्यूक की पालना के लिए वो अपने ब्रदर को सरेंडर करने के लिए तैयार है, यानी उसको अपने भाई से जितना है नहीं प्यार, वो ड्यूक का उसके हवाले कर देना चाहता है। द सीन ऑल्सो प्रेजेंट्स दो इनडायरेक्टली द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द करप्ट लाइफ एट कोर्ट एंड सिंपल एंड मोडेस्ट लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। और इस सीन से हमें दो चीज़ों का पता लगता है कि कोर्ट की लाइफ है वो बड़ी ही करप्ट है, कोर्ट की जो दरबार की लाइफ है करप्ट है, यानी भ्रष्ट है, जबकि जंगल की लाइफ कैसी है, सिंपल है और मोडेस्ट है, नम्र है। इट सर्टेनली इज़ ए प्लेनर एंड मोर प्लेजेंट लाइफ इन द आउटस्कर्ट्स। तो जो बाहर की लाइफ है ना, आउटस्कर्ट्स की लाइफ, बाहर की यानी जंगल की जो लाइफ है वो वास्तव में काफ़ी प्लेजेंट दिखाई गई है, प्लेनर भी है, सिंपल भी है। अगला सीन है एक्ट 3 का सीन 2। द सीन शिफ्ट्स वंस अगेन टू द फॉरेस्ट ऑफ एडन, हम वापस एडन के जंगलों में आते हैं। देयर ओरलैंडो इज सीन एंटरिंग विद ए पेपर विच ही हैंग्स ऑन ए ट्री। यहाँ पर ओरलैंडो एक पेपर के साथ एंटर होता है इस सीन में, और उस पेपर को वो कहाँ लटका देता है, एंटरिंग आएगा, ये गलत छप गया था, विच ही हैंग्स ऑन ए ट्री, वो पेड़ों पे लटका रहा है पेपर को। ही इज़ लव लॉर्न एंड इज़ रनिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो लव लॉर्न है यानी प्यार से पीड़ित है,
और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जा रहा है, हैंगिंग हिज लव वर्सेस एंड एनग्रेविंग रोजलिंड ऑन द बाक्स ऑफ द ट्री। एक पेड़ से दूसरी पेड़ क्यों जा रहा है? हाँ, अब वो बेचारा नया नया प्रेमी है, अब उसको पता नहीं होता कि क्या करूं, तो वो क्या कर रहा है, पेजों पे रोजालिंड की तारीफ कर करके उन पेजों को लटका देता है पेड़ों के, अपनी वर्सेस, वर्स का मतलब कविताएं, अपनी कविताएं लिख रहा है रोजालिंड की प्रशंसा के अंदर, और उनको पेड़ों से लटका रहा है, और पेड़ों की जो छाल है उनके ऊपर रोजालिंड का नाम लिख रहा है, एनग्रेव कर रहा है। एनग्रेव करने का मतलब खोद खोद के लिखना। द वर्सेस सिंग्स द प्रेज एंड स्पीक ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ वर्च्यूज पजेस्ड बाय हर। और वो जो वर्सेस हैं और वो जो कविताएं हैं उनके अंदर क्या लिखा है उसने? प्रशंसाएं की है। हाँ, जो गुण वो धारण करती है ना रोजालिंड, उनके गुणों की प्रशंसा करती है। वर्च्यूज पजेस्ड बाय हर, पजेस्ट का मतलब जो धारण करती है, जो जिसको वो अधिकार रखती है। शी इज इवन कॉल्ड एज गॉडेस डायनाज कंपेनियन। उसको देवी के साथ तुलना की जाती है। डायना एक देवी है सुंदरता की, उसको उसकी साथी बताता है, वो कंपेनियन बताता है। ऑरलैंडो एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट हर ब्यूटी एंड वर्च्यूज आर टू बिग फॉर वर्ड्स। ऑरलैंडो ये बात को स्वीकार करता है कि उसकी ब्यूटी और उसके जो वर्च्यूज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी जो खासियत है वो इतनी ज़्यादा है कि वर्ड्स में उसको बताया नहीं जा सकता। टू बिग टू फॉर वर्ड्स, टू बिग का मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हिज डिपार्चर पेव्स वे फॉर कोरिन एंड टचस्टोन। अब वो चला जाता है, उसके बाद कोरिन और टचस्टोन आते हैं सीन पे। Who argues over the comparative value of life in court and the life in the forest। वो बहस करते हैं कि कौन सी लाइफ अच्छी है, दो लाइफ के बीच में। कौन कौन सी लाइफ के बीच में वो करते हैं? जंगल की और दरबार की, यानी शहर की, सिटी की। टचस्टोन द कोर्टली जेस्टर वंस अगेन गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिज विट इन हिज स्पीच। तो जब उनकी बहस होती है ना, तो टचस्टोन इतनी अच्छी तरह से अपनी बातें रखता है कि हमें पता लगता है वास्तव में कि वो कितना बुद्धिमान है, उसके अंदर विट है। विट आपको बताया था ना, हाजिर जवाबी है, जो बातों में एकदम बड़ा कुशल होता है ना, बात का जवाब तुरंत दे देता है, अच्छे से बहस में जीत जाता है, उसको विट कहते हैं उस क्वालिटी को। ट्रूली शेफर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इट सेल्फ इट इज़ ए गुड लाइफ, बट इन रेस्पेक्ट दैट इट इज़ ए शेफर्ड लाइफ इट इज़ नॉट। तो ये उनकी बातचीत का एक थोड़ा सा अंश है। तो इसमें वो बोलता है कि ट्रूली शेफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट सेल्फ इट इज़ ए गुड लाइफ। तो जंगल की लाइफ के बारे में बोलता है कि ये शेफर्ड की बात करें तो ठीक है, अच्छी है लाइफ, बट इन रिस्पेक्ट दैट इट इज़ ए शेफर्ड लाइफ इट इज़ नॉट। कि अपने आप में तो ये ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन जब हम शेफर्ड की बात करते हैं तो उस हिसाब से तो ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। फिर भी शेफर्ड की एक क्या वैल्यू होती है? कुछ नहीं। इन रिस्पेक्ट दैट इट इज़ सॉलिटरी आई लाइक इट वेरी वेल, बट इन रिस्पेक्ट दैट इट इज़ प्राइवेट इट इज़ वेरी वाइल्ड लाइफ। तो वो कहता है अगर एकांत की बात आती है तो मैं इस लाइफ को पसंद करता हूँ। जंगल की लाइफ की बात कर रहा है। अगर एकांत की बात आती है तो मैं पसंद करता हूँ, परंतु अगर प्राइवेसी की बात आ जाए तो ये बड़ी ही वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड का मतलब एक घटिया लाइफ है। नाउ इन रिस्पेक्ट इट इज़ इन द फील्ड्स इट प्लीज्ड मी वेल। अगर खेतों की बात करें तो जंगल की लाइफ अच्छी है, मुझे आनंद देती है ये। बट इन रिस्पेक्ट इट इज़ नॉट इन द कोर्ट इट इज़ टीडियस। पर यहाँ पे कोर्ट का अभाव है, दरबार की जो विशेषताएं हैं वो नहीं है, तो ये उबाऊ है, फिर टीडियस है। टीडियस का मतलब बोरिंग है। एज इट इज़ ए स्पेयर लाइफ लुक यू इट फिट्स माई ह्यूमर वेल, बट एज देयर इज़ नो मोर प्लेंटी इन इट इट गोज मस्ट अगेंस्ट माई स्टमक। तो वो ये कहता है अगर ये स्पेयर लाइफ है, एक ऐसी लाइफ है जो एक्स्ट्रा है, यानी जिसमें खूब टाइम ही टाइम है, तो ये मुझे पसंद है। लेकिन अगर इसमें प्लेंटी नहीं है, यानी इसमें हर चीज़ की बाहुल्यता नहीं है, धन दौलत की कमी है, ऐशो आराम की कमी है, तो ये शायद मुझे फिर पसंद नहीं है। इट गोज़ मच अगेंस्ट माई स्टमक। मच अगेंस्ट माई स्टमक का मतलब मुझे जचती नहीं है फिर ये। तो ये उनकी बात है कोरिन और टचस्टोन के बीच की। तो कोरिन कहता है कि ये जो जंगल की लाइफ है ये इतनी बढ़िया नहीं है।
There is a little more conversation between the two and Corinne is outwitted by Touchstone who finally submits to his superior wit. थोड़ी और बातचीत भी होती है उनके बीच में, कोरिन और टचस्टोन के बीच में। कोरिन को टचस्टोन आउटविट कर देता है, यानी हरा देता है। आउटविट करने का मतलब बातों में हरा देता है उसको, और बाद में वो उसकी सुपीरियरिटी को मान भी लेता है। कोरिन कहता है कि हाँ भाई ठीक है, तुम ही बेटर हो मेरे से। रोजालिंड एंटर्स रीडिंग वन ऑफ ओरलैंडोज वर्सेस। अब रोजालिंड ओरलैंडो की वर्सेस को पढ़ती हुई आती है। वो दोनों चले जाते हैं सीन से, कोरिन और टचस्टोन। पहले कौन आया था? ओरलैंडो आया था, फिर उसके बाद ये टचस्टोन और कोरिन आते हैं। इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है जंगल की लाइफ और गोल्ड की लाइफ के बीच में, तो जिसमें टचस्टोन थोड़ा जीत जाता है उस बहस के अंदर। अब वो भी चले जाते हैं। अब आती है सीन पे रोजलिंड आती है, तो वो कोई उस पे उसको पेड़ पे कोई एक मिल जाती है उसकी कविता लिखी हुई। वो उस कविता को पढ़ती हुई आती है। फिर एक क्रूड लव पोइम, वो जो पोइम होती है ना वो क्रूड होती है। क्रूड का मतलब ठीक ठाक सी होती है, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है, अनसोफिस्टिकेटेड सी होती है। मतलब जिस ऐसी कोई पोइम जो कोई नौसिखिया लिखता है ना, नो वाइज, जिसको ज़्यादा कुछ आता नहीं हो पोइट्री के बारे में, उसने बना बना के लिख दी हो, सभी को पसंद आए ना आए, वो ऐसी पोइम को क्रूड पोइम कहते हैं। टचस्टोन पैरोडीज द वर्सेस विद वन ऑफ हिज ओन दैट इज इनडिसेंट एंड इंसल्टिंग। तो जब रोजालिंड पढ़ती है वो पोइम, हालांकि उसमें रोजालिंड की तारीफ होती है, तो टचस्टोन वहीं होता है, वो उसको मजाक में लेता है उस कविता को। वो उस कविता की पैरोडी करता है। वो अपने पढ़ेंगे आगे आएगी वो कि किस तरह से वो पैरोडी करता है। तो वो इंसल्टिंग सी होती है। रोजालिंड को फिर गुस्सा आ जाता है, उसमें रोजालिंड का मजाक उड़ाया जाता है थोड़ा। ही इज हाउएवर आउटविटेड बाय द स्पार्कलिंग विट ऑफ रोजालिंड एंड सीलिया एंटर्स ऑल्सो रीडिंग ए लॉन्ग वर्स रिटन बाय ओरलैंडो। तो फिर टचस्टोन और रोजालिंड की थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें रोजालिंड टचस्टोन को आउटविट कर देती है। आउटविट करने का मतलब उसको हरा देती है बातचीत में। एंड सीलिया एंटर्स, फिर सीलिया भी आती है, वो भी एक लव पोइम पढ़ती हुई आती है जो ओरलैंडो की लिखी हुई होता है। रोजालिंड फाइंड्स इट ए टीडियस होमली ऑफ लव। तो रोजालिंड को ये चीज़ें टीडियस सी लगती हैं, अनअट्रैक्टिव सी लगती हैं। भी ये क्या बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है वो, इस तरह मतलब कागज़ों पे कविताएं लिख लिख के पेड़ों पे टांग रहा है। टचस्टोन मेक्स हिज डिपार्चर एंड सीलिया आस्क्स रोजालिंड इफ शी इज अफेक्टेड बाय द वर्सेस। इसी भी टचस्टोन चला जाता है और सीलिया रोजालिंड को पूछती है कि क्या तुम्हें उन वर्सेस से तुम प्रभावित हुई, थोड़ी सी अफेक्टेड हुई। शी आंसर्स इक्विवोकली सेइंग बोथ बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ वर्सेस एंड बाय द सिंसियरिटी ऑफ द सेंटिमेंट्स। तो वो इक्विवोकली जवाब देती है। इक्विवोकली का मतलब आपने किया है वोकैबुलरी में, इक्विवोकल, अस्पष्ट, क्लियर नहीं हो जो। अनइक्विवोकल होता है स्पष्ट रूप से बोल देना है, अनश्योर नहीं है, हाँ अनक्लियर है, तो वो जवाब देती है गोलमोल उसका। इक्विवोकली का मतलब गोलमोल जवाब दे देना। सेइंग बोथ बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ द वर्सेस एंड बाय द सिंसियरिटी ऑफ द सेंटिमेंट्स। तो वो कहती है कि वर्सेस की क्वालिटी तो बुरी है, अच्छी नहीं है, ढंग की नहीं लिखी हुई है, लेकिन उसमें सेंटिमेंट अच्छे हैं। सेंटिमेंट का मतलब उसकी भावनाएं ठीक लग रही हैं। शी इज़ क्यूरियस टू नो हु द राइटर ऑफ द वर्सेस। अब उसकी इच्छा होती है कि ये वर्स का राइटर कौन है। एंड सीलिया रिप्लाई दैट इट इज़ द वन हु वियर्स हर चेन। और सीलिया क्या कहती है कि ये वही है जिसने तुम्हारी चेन पहनी है। चेन किसको दी थी उसने, कब दी थी? हाँ। रोजालिंड कैन नॉट कंटेन हर एक्साइटमेंट एंड टेल्स हर दैट ए लिटिल मोर डिले वुड बी एज लॉन्ग फॉर हर एज ए वॉयज इन द साउथ सी। रोजालिंड अपनी एक्साइटमेंट को कंटेन नहीं कर पाती है, यानी रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो भी तो उससे प्यार करती थी। तो वो कहती है अरे वाह ये तो वही आदमी है, तो वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं सकती। और वो कहती है अगर अब थोड़ी सी भी देर की तो उसके लिए एक एक पल एक एक साल जैसा लगेगा। अब वो इंतज़ार नहीं कर सकती उसके लिए। इसमें ऐसे बोला ना, ए लिटिल मोर डिले वुड बी एज लॉन्ग फॉर हर एज ए वॉयज इन द साउथ सी। यानी अगर थोड़ी सी भी हम देरी करेंगे तो वो देरी उसके लिए एक इतनी लंबी यात्रा होगी जितनी कि साउथ सी में हम करते हैं लंबी यात्रा। वहाँ पे एक साउथ सी है, इंग्लैंड के साउथ में है, तो उसकी यात्रा एक लंबी यात्रा माना जाता है। तो उसने उदाहरण दिया है कि अब एक एक पल भी उसके लिए एक एक साल जैसा होगा, क्या आप ये समझ सकते हो उससे।
आफ्टर ए लिटिल टीजिंग सीलिया रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ द मैन एज ओरलैंडो। तो थोड़ी देर उसको छेड़ने के बाद, टीजिंग करने के बाद सीलिया कहती है कि ये आदमी वही है, ओरलैंडो है। रोजालिंड इज इमीडिएटली ओवरटेकन बाय द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। रोजालिंड तभी उसी वक्त जब उसको पता लगता है ना कि ओरलैंडो ने लिखी है मेरे लिए ये कविताएं, तो ओवरटेकन बाय द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, तो वो जुदाई के दर्द को फील करती है। फिर पैंग होते हैं दर्द, सेपरेशन का मतलब अलगाव, जुदाई, ओवरटेकन का मतलब उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है वो। ऑफ विच शी वॉज ए लिटल रिलीव्ड एट द मोमेंट। अब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि क्योंकि ओरलैंडो को वो बहुत पहले से पसंद करती है, और अब जब उसको ये पता लगता है कि ये कविताएं लिखने वाला और कोई नहीं उसका प्रेमी ही है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है कि वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है मिलने को। शी रिग्रेट्स एज टू वाई शी वॉज इन द गाइज ऑफ ए मैन। अब उसको थोड़ा पछतावा होता है कि वो आदमी बन के क्यों आई जंगल में। शी फायर्स ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस एट सीलिया वांटिंग टू नो व्हाट डिड ही डू। तो वो सीलिया पर क्वेश्चनों की बौछार कर देती है, यानी प्रश्न पे प्रश्न पूछती है, और वो जानना चाहती है कि वो क्या करता है। व्हाट ही सैड, उसने क्या कहा मेरे बारे में। हाउ ही लुक्ड, कैसा दिखता है। एंड वॉन्टेड ए वन वर्ड आंसर फ्रॉम हर, और उससे एक शब्द में उत्तर चाहती है। सीलियाज विट इज सीन एट वन ऑफ हर बेस्ट। यहाँ पे हमें सीलिया की विट देखने को मिलती है, उसकी जो बोलने की कला है वो। रोजलिंड ऑफ कोर्स थ्रू अफेक्टेड बाय क्यूपिड एंड अंडरगोइंग द सेपरेशन फ्रॉम हर लवर मेक्स इंटेलिजेंट रिटॉर्ट्स। रोजलिंड भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, हालांकि वो क्यूपिड से अफेक्टेड है। क्यूपिड एक देवता है, आप हिंदी में कामदेव बोल सकते हो, है ना, है कामदेव होता है जिसको कामदेव का तीर लग जाता है वो उसको प्यार हो जाता है, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, कामदेव और कामिनी दो है ना, देवी है। तो वहाँ का जो राजा है ना, राजा क्या जो देवता है प्यार का, तो ऐसा माना जाता है कि जिस आदमी को प्यार हो गया उस आदमी पर क्यूपिड ने तीर चलाया हुआ है। क्यूपिड तीर चला देता है जिस आदमी पे, और जिस आदमी को वो लग जाता है तीर, उसको किसी न किसी से प्यार हो जाता है, वो उसके पीछे पागल हो जाता है किसी के भी पीछे। तो वो यही कह रही है, रोजालिंड भी क्यूपिड से अफेक्टेड है, यानी उसको भी किसी से प्यार हुआ है। एंड अंडरगोइंग द सेपरेशन फ्रॉम हर लवर मेक्स इंटेलिजेंट रिटॉर्ट्स, और वो जुदाई में भी है किसी की, लेकिन फिर भी वो इंटेलिजेंट बातें करती है। दे गो बैक द स्टेज एंड ओरलैंडो एंड जेकस एंटर। अब वो चले जाते हैं और पीछे से अब कौन आता है, ओरलैंडो और जेकस आते हैं सीन पे। रिटोर्ट्स होते हैं जवाब, बातचीत, कथन। आगे अब सीन पे कौन आ गए, द मेलंकली जेकस। जेकस को क्या बोलते हैं, क्यों बंद करना, क्यों उदास है। मेलंकली का मतलब उदास, हर चीज़ में कमियां ढूंढना, हर चीज़ में दुख ढूंढ लेना, सारी दुनिया खराब है, कोई अच्छा नहीं है, कोई भला नहीं है, दुनिया में दुख ही दुख है। नहीं, वो ये इस टाइप का नहीं है, ये इंटेलिजेंट बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें बताए आपको विश्वास हो जाएगा, वास्तव में सही कह रहे हैं। खाली रोता रोता नहीं है, तर्क भी देता है। नहीं, कई लोग होते हैं स्वभाव से ही होते हैं, कई लोग ऐसे, कई लोग आते हैं हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, कई लोग हर चीज़ में दुख ढूंढ लेते हैं। द मेलंकलिक जेकस फायर्स एट ओरलैंडो। The melancholic remarks and thanks him for his company, but tells him at the same time that he would better be alone. क्या मतलब हुआ, ओरलैंडो पर वो मेलंकलिक रिमार्क करता है, रिमार्क भी ऐसे करता है जो दुखपूर्ण होते हैं, जो किसी को दुखी बना दें, और वो उसको थैंक भी करता है कि तुम मेरी कंपनी में आए, तुमने मुझसे बातचीत की, मेरे साथ बैठे। लेकिन उसको ये भी बताता है कि वो अकेला रहना पसंद करेगा। तुम आए ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन वो अकेला रहना चाहता है। He advises Orlando not to mar any more trees with his love songs. वो ओरलैंडो को एडवाइस भी कहता है, क्या एडवाइस देता है, क्यों खराब कर रहे हो पेड़ों को। मार करने का मतलब खराब करना। एंड ही डिड नॉट लाइक द नेम रोजालिंड, और उसको तो रोजालिंड का नाम भी पसंद नहीं है जेकस को। जेकस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओरलैंडोज विट्टी रिटॉर्ट्स।
जेकस ऑरलैंडो के विट्टी जवाबों से काफ़ी इम्प्रेस होता है। उनका जो डायलॉग है वो थोड़े पढ़ेंगे तब पता लगेगा। एंड आस्क हिम फॉर हिज कंपनी टू लेमेंट एट देयर मिजरीज, और वो कहता है कि आओ हम मिल के रोते हैं। किस पे? मिजरीज पे, दुखों में, जिंदगी के दुखों में अपने मिल के लेमेंट करते हैं। ऑरलैंडोज रिफ्यूज़ल मेक्स जेकस क्रिटिसाइज हिम वंस अगेन। अब ऑरलैंडो मना कर देता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, तो जेकस भी उसको क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज का मतलब उसकी आलोचना करता है। फॉर हिज बीइंग इन लव विद विच ऑरलैंडो रिप्लाइज दैट ही वुड नॉट चेंज इट फॉर हिज। वो उसको क्रिटिसाइज करता है कि तुम प्यार में क्यों हो, प्यार में होना कोई अच्छी बात नहीं है, वो इस बात की क्रिटिसाइज करता है। और ऑरलैंडो रिप्लाई करता है कि वो नहीं बदलेगा, तुम्हारे लिए तो मैं नहीं बदलूंगा, जेकस के लिए तो। टू हिज बेस्ट वर्च्यू, जो तुम्हारे अंदर जो बेस्ट से बेस्ट गुण है ना, वो भले ही मुझे दे दे भगवान, तो भी मैं अपना ये एटीट्यूड चेंज नहीं करूँगा। यानी कहने का मतलब तेरे में कुछ नहीं है, तेरा बेस्ट भी जो है ना वो मेरे लायक नहीं है। आफ्टर दैट दे पार्ट, तो उसके बाद वो पार्ट कर जाते हैं। पार्ट करने का मतलब जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सीलिया एंड रोजलिंड कम फॉरवर्ड एंड रोजलिंड डिसाइड्स टू स्पीक टू हिम लाइक एन इम्प्यूडेंट मैन। सीलिया और रोजलिंड अब आगे आते हैं, और रोजलिंड ऑरलैंडो से, क्योंकि ऑरलैंडो भी सीन पे होता है, रोजलिंड ऑरलैंडो से इम्प्यूडेंट आदमी की तरह बिहेव करना पसंद करती है। इम्प्यूडेंट का मतलब हाँ दुस्साहसी या अभद्र, जो जेंटल ना हो, रूखेपन से बात करना चाहती हो। शी आस्क्स हिम द टाइम एंड ऑरलैंडोज फेलियर मेक्स हर कमेंट दैट देयर सीम्स टू बी नो ट्रू लवर इन द फॉरेस्ट और एल्स सिंगिंग एंड ग्रोनिंग एवरी मोमेंट ही वुड कीप द अकाउंट ऑफ एवरी मिनट। अब जो रोजलिंड है, क्योंकि वो गैनीमेड के रूप में है, ऑरलैंडो को तो पता नहीं है कि मेरी रोजलिंड है, तो वो उसको आदमी के रूप में उससे क्या पूछती है? टाइम, कि टाइम क्या हुआ है। ऑरलैंडो नहीं बता सकता उसको कि टाइम क्या हुआ है। तो फिर वो उसकी आलोचना करती है कि तुम क्या प्रेमी हो। जो प्रेमी होता है ना, उसके पास तो एक एक क्षण का हिसाब होता है, क्योंकि उसका तो एक एक क्षण जो है वो बड़ी मुश्किल से बीतता है, उसको एक एक पल का पता होता है। वो एक एक पल साई करता है और ग्रोनिंग करता है। साई करने का मतलब आहें भरना, और ग्रोनिंग का मतलब कराहना। तो वो कहता तुम किस तरह के प्रेमी हो, तुम्हें तो टाइम का ही नहीं पता। टाइम, जो प्रेमी होता है वो उसका तो एक एक पल का हिसाब होता है, उसके पास तो एक एक पल उसका बड़ी मुश्किल से बीतता है। रोजलिंड डिलीवर्स हर वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ टाइम एट वेरियस स्पेसिस फॉर डिफरेंट पीपल। तो रोजलिंड यहाँ पर एक थोड़ा सा एक भाषण सा देती है, जिसमें वो बताती है कि किन लोगों के टाइम कैसे बीतता है, किसके लिए टाइम फास्ट बीतता है, किसके लिए टाइम स्लो बीतता है। तो ये अपने आगे इसकी एक्सप्लेनेशंस में पढ़ेंगे। ये जो आगे वाला पोर्शन है ना सारा, ये अपने कल करेंगे कमेंट्स, और ये एक्सप्लेनेशंस में आएगा। तो ये पहले मैं आपको इसके ना हाईलाइट करके भेजूंगा सारे, तब आपको इजीली समझ में आएगा ये। ठीक है।